Okay, but starting with chapter number 18, body fluids and circulation. Okay, we are going to study in detail about the composition of blood. So what I have told you that in case of higher multicellular organism, okay, specific type of fluid is present in the body and that fluid is responsible for variety of functions. ठीक है, तो आपको बताया था कि मल्टीसेलुलर और जो यूनिसेलुलर प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जो सर्कुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं दे वेरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एनिमल की एनिमल जो है उसका साइज कैसा है और एनिमल जो है वो कॉम्प्लेक्स नेचर रखता है और वेदर द एनिमल इज अ एडवांस्ड वन और अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो व्हाट इज गिवन इन द इंट्रोडक्शन दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म it always take food, nutrients, some essential elements as well as gases into their body for performing various type of metabolic activities that are occurring in the body. ठीक है बेटे, तो as I have discussed कि blood जो है it is the main circulating fluid that is circulating in your body and performing variety of tasks. ठीक है, तो कहते हैं कि अगर हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमंस का, अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो ह्यूमंस जो है उसके अंदर जो मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है वो कौन सा है? ब्लड है. ठीक है, मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड इज ब्लड. बट बिसाइड ब्लड, ठीक है, ब्लड के अलावा आपको क्या था? बिसाइड ब्लड वन अनदर फ्लूइड इज आल्सो सर्कुलेटिंग इन द लोअर एब्डोमिनल पोर्शन ऑफ योर बॉडी. ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फ्लूइड? Yes. आपके बस इतना याद रखना है कि lymph is a fluid that is circulating in the lower abdominal portion of your body and it is also transporting certain specific type of substances. ऐसा नहीं है कि हर एक चीज को लेके जाता है. ठीक है, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं हम. But humans जो है उसमें मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो है that is blood, but beside blood in the lower abdominal portion of the body one another fluid is also circulating and it is also transporting some specific type of substances. आपको बताया था, तो उसको हम क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं. तो इससे वो कहते हैं कि ह्यूमन जो है उसके अंदर दो सर्कुलेटरी फ्लूइड है, वन इज ब्लड एंड अनदर वन इज लिम्फ. ठीक है बेटा, अब वो कहते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीस सर्कुलेटरी fluids in the body. ठीक है, they are performing variety of functions. अलग-अलग तरह के functions जो है perform करते हैं. नंबर 1 क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे? तो कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. ठीक है, बॉडी के अंदर फूड गया है तो फूड जो है वो एक ही जगह पे नहीं रहना. ये ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल देन टू डिफरेंट टिश्यूज. तो फर्स्ट फंक्शन जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज देयर. ठीक है, एंड अदर एसेंशियल एलिमेंट्स that are required for the metabolic activities. ठीक, तो अलग-अलग तरह के एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं जो अलग-अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में रिएक्टेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, उसको वो कहता है कि ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है? ब्लड का है. इसके अलावा वो कहते हैं कि ब्लड जो है सिर्फ इन सारे सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट ही नहीं करता फ्रॉम वन सेल टू अनदर. व्हेन दीस सब्सटेंसेस दे रीच द कैरेक्टरिस्टिक सेल्स देयर डीकंपोजिशन टेक्स प्लेस. जैसे फूड है तो आपको पता है फूड का नेचर कैसा है? कॉम्प्लेक्स है. पर जब वो अपने स्पेसिफिक ऑर्गन्स में पहुंचता है देयर डीकंपोजिशन टेक्स प्लेस एंड दे कम्स इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म. तो कहते हैं कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म है जब उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है तो अलोंग विद दोज सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स some of the unnecessary molecules they are also produced as the end product of certain chemical reactions. ठीक है बेटे, and these products they cannot be stored in the body for longer time because these are the nitrogenous products, they are rich in nitrogen, so their removal must be required. तो इसलिए वो कहते हैं कि सिर्फ ब्लड जो है वो फूड, न्यूट्रिएंट्स या एसेंशियल सब्सटेंसेस या फिर गैसेस का ट्रांसपोर्ट ही नहीं करता. Beside this, they are also help in the removal of the waste product from your body so that the condition of poison should not be created in the body. ठीक है बेटे, तो सेकंड फंक्शन अगर हमने ब्लड का बताना है तो सेकंड फंक्शन जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है. ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. यू नो दैट वैसे तो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस है पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दो तरह की गैसेस की. वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड.
ठीक है बेटे। तो सोचिए ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां तक करेंगे, तो ऑक्सीजन हमेशा इट इज प्रेजेंट इन प्लेंटी अमाउंट इन द लंग्स, लंग्स के अंदर होगी और वहां से उसका ट्रांसपोर्ट किसकी तरफ किया जाएगा, टू द सेल्स ऑफ द टिश्यूज। और सेल्स और टिश्यूज में बिकॉज डीकम्पोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक बेटे। तो when the blood it is saturated with maximum amount of oxygen, then such type of blood is known as oxygenated blood. And when carbon dioxide it mix with the blood, और वो क्या करती है, ब्लड के अंदर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, तो उस तरह के ब्लड को हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ओके बेटे, यहाँ तक क्लियर है ना। उसके बाद देखो तीसरा फंक्शन अगर हमने ब्लड का लिखना है तो आप बोलेंगे हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, why the removal of waste product is required, because you know that these waste products are rich in ammonia as well as nitrogen. So if they are stored in your body organs, they will create poisonous conditions in the body and that is not suitable for the survival of the species. Okay बेटे। उसके बाद एक चीज उसने और बताई हुई है यहाँ पर, कहते हैं कि different type of circulatory mechanisms they exist in different type of organisms. ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो है, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रिमिटिव है, सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर द प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। देखो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के अगर हमने एग्जांपल लेने हैं, तो किस एग्जांपल नाउ प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, देन वी हैव स्पॉन्जेस, और स्पॉन्जेस के अलावा हमारे पास और क्या हो सकते हैं, वी हैव सीलेंट्रेट्स। ठीक है, स्पॉन्जेस दे बिलोंग टू द फाइलम कोरिफेरा एंड सीलेंट्रेट्स दे बिलोंग टू व्हाट, दे बिलोंग टू द फाइलम निडेरिया या सीलेंट्रेटा। ठीक बेटे। तो वो कहते हैं कि स्पॉन्जेस और जो सीलेंट्रेट्स हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट हुए, तो कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है इन सारी चीजों का, फूड का, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या फिर रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, हाउ इट टेक्स प्लेस। तो हियर वाटर इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो वाटर व्हिच इज प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, ठीक है, वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग क्या करता है, इट पासेस ओवर द बॉडी कैविटीज। ठीक है, water that is present in the surrounding it passes over body cavities of animals। ठीक है, body cavities अगर हम sponges की बात कर रहे हैं तो sponges के केस में ये body cavities है वो sponges की हो सकती है। तो कहते हैं कि water currents they passes over the body cavities of the animals and in this way the food, nutrients and other essential substances as well as the exchange of the gases it takes place in that animal. And when again the same water current it passes over the body cavities again, so those substances which are actually the waste product and they are also present in those body cavities, okay, they are removed with the help of those water current when they pass over the body surfaces again। ठीक है बेटे। तो यहाँ पे ब्लड जैसा कोई भी सर्कुलेटरी फ्लूइड प्रेजेंट नहीं है, उसकी जगह वाटर जो है वही कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो ब्लड के फंक्शंस है। ओके बेटे। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाता है कि स्पॉन्जेस एंड कोरिफेरा जो है तो आप कहेंगे कि दे हैव द प्रिमिटिव टाइप ऑफ सर्कुलेटरी मैकेनिज्म्स। सो हियर वाटर इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल व्हेन द वाटर पासेस ओवर द बॉडी सरफेसेस और बॉडी कैविटीज, दे passes food, essential nutrients as well as the gases that is required by the organism into the body cavity, and when it again passes over the body surfaces they remove the waste product from the body of the animal। ओके बेटे, लिम्फ के बारे में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। इफ यू हैव टू गिव वन डिफरेंस बिटवीन द ब्लड एंड द लिम्फ देन यू मस्ट रिमेंबर ब्लड इज जनरली रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ a red color pigment which is a protein and it is known as hemoglobin, whereas lymph on the other hand is a colorless substance और उसमें hemoglobin present नहीं होता, पर उसका नेम lymph क्यों पड़ा है वो भी आपको मालूम है, because of the presence of special type of cells which are involved in the defense mechanism of your body and these are known as the lymphocytes। ठीक है बेटे। तो lymphocytes भी दो तरह के होते हैं, I have discussed so many times in the lower classes। The lymphocytes are of two types। ठीक, कौन से लिम्फोसाइट्स हैं हमेशा याद रखेंगे, ये लिम्फोसाइट्स जो हैं उसकी वजह से लिम्फ जो है उसका नेम पड़ा है, और वो टाइप के लिम्फोसाइट्स जो है आपकी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड होते हैं। दीज आर द टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, एंड दीज मे बी द बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है बेटे, व्हाई दे आर नोन एज टी एंड बी लिम्फोसाइट्स, तो वो भी सब बच्चे याद रखेंगे टी लिम्फोसाइट्स
आर दोस लिम्फोसाइट्स जिनके सिंथेसिस किसके अंदर हुई है, बोन मैरो के अंदर हुई है, और लेटर ऑन दे माइग्रेट टुवर्ड्स द थाइमस ग्लैंड। ठीक है, बोन मैरो इज द साइट वेयर द सिंथेसिस ऑफ द सेल्स टेक्स प्लेस। ठीक, तो कहते हैं कि सिंथेसिस तो इन सेल्स की कहां पर हुई है, बोन मैरो में हुई है, but for their maturation they migrate towards the thymus glands, that's why they are known as the T lymphocytes. And B lymphocytes, what are these B lymphocytes? These lymphocytes are those lymphocytes whose synthesis it takes place in the bone marrow, and they do not migrate towards any of the organ, they remain in the bone marrow till their death. ठीक है, तो जो बोन मैरो में ही पैदा हुए हैं, बोन मैरो में ही रह रहे हैं जब तक कि वो जिंदा है, वो सेल्स कौन से हैं, वो बी लिम्फोसाइट्स। ओके बेटे, उसके बाद अब हम लेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्लड। तो देखिए ब्लड जो है उसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है। तो कहते हैं कि ब्लड की अगर आप बात करते हैं, ठीक है बेटे, तो ब्लड जो है एक तो सर्कुलेटरी फ्लूइड है, और देखो हम उसको सिंपली एक लाइन में अगर डिफाइन करें, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, यू हैव लर्न in short about blood in your previous chapter structural organization in animals when you have learned about the animal tissues। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप ब्लड को कह सकते हैं कि ये यहाँ पे एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब वो कहते हैं कि कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो ब्लड जो है उसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है। तो ब्लड जो है उसके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट है, प्लाज्मा जो है वो ब्लड का मैक्सिमम अमाउंट को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है बेटे, इसके अलावा ब्लड जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, formed elements present है। तो what are these formed elements? तो कहते हैं कि these formed elements are nothing but these are only the blood cells or blood corpuscles। ठीक है, यहाँ तो blood cells कह सकते हो आप इसको, या फिर you can say these are the blood corpuscles। अब वो कहते हैं कि अमाउंट कितना है, तो आपको बताया था कल भी कि प्लाज्मा जो है वो ब्लड के अंदर 55% तक ऑक्यूपाई कर लेता है, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो लगभग 45% तक ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक बेटे, इसके अलावा छोटी छोटी और चीजें भी ब्लड में प्रेजेंट हैं। ठीक, अब देखिए पहला हम सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, प्लाज्मा को ले लेते हैं। तो कहते हैं कि प्लाज्मा जो है वो कैसे नजर आएगा आपको, तो कलर उसका कैसा रहेगा, स्ट्रॉ कलर होता है, जैसे ड्राई ग्रास होता है। ठीक है बेटे, विस्कस होगा, थोड़ा सा विस्कोसिटी लगता है ये। ठीक है, और कैसा है, फ्लूइड लाइक है। ठीक है, लिक्विड जैसा है, विस्कस है, विस्कोसिटी भी है उसकी, और स्ट्रॉ कलर जो है वो रखता है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि प्लाज्मा जो है वो जो है थोड़ा सा वाटरी अपीयरेंस रखता है। ठीक है, तो कहते हैं कि इसी वजह से ब्लड जो है इसका नेचर कैसा है, हाइड्रोफिलिक नेचर है। तो 90 to 92% उसके अंदर प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, वाटर प्रेजेंट। ठीक है बेटे, 92% उसके अंदर वाटर है। तो बचा हुआ क्या है उसके अंदर, तो कहते हैं कि इसके अलावा उसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रोटीन्स कितने हैं, 6 to 8% उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ओके बेटे, फिर से सुनेंगे, प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर विस्कस फ्लूइड एंड इसमें वाटर कितना है, 90 to 92% वाटर इज देयर एंड 6 to 8% प्रोटीन्स आर देयर। सो व्हाट आर दीस प्रोटीन्स। ठीक है, कौन से हैं ये प्रोटीन्स, तो कहते हैं कि 3 टाइप्स के प्रोटीन्स। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर देयर। ठीक, यू हैव आल्सो हर्ड द नेम इन योर लोअर क्लासेस। वन इज फिब्रिनोजेंस। ठीक है, सुना है ये आपने ब्लड क्लॉटिंग के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आपने ये नाम सुना हुआ है। एंड फिब्रिनोजेंस के अलावा उसमें क्या प्रेजेंट है, ठीक है, एल्बुमिन प्रेजेंट है, और इसके अलावा उसमें क्या प्रेजेंट है, ग्लोबुलिन्स। Okay, 3 type of proteins are there in the plasma. You must remember, one is fibrinogens, ठीक है, second one is globulins, and third one is the albumins। देखो fibrinogens का फंक्शन भी हमें मालूम है। ठीक है, fibrinogens जो है वो फिब्रिन का फॉर्मेशन करती हैं, और फिब्रिन जो है वो एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो fibrinogens जो है वो किससे रिलेटेड है, तो कहते हैं कि these are associated with the mechanism of blood coagulation। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग भी कह सकते हो आप, या ब्लड कोएगुलेशन का जो मैकेनिज्म है उससे रिलेटेड होते हैं फिब्रिनोजेंस।
ठीक बेटे, सारा कुछ बुक के अंदर दिया हुआ है, आप साथ साथ अंडरलाइन करते रहिए। ठीक, सब बच्चे साथ साथ अंडरलाइन करते रहेंगे तो इजी रहेगा आपके लिए। तो सेकंड इज ग्लोबुलिन्स। ठीक है बेटे, ग्लोबुलिन्स जो है वो क्या करते हैं, तो कहते हैं कि ग्लोबुलिन्स का जो मेन फंक्शन है वो बॉडी डिफेंस का। दिस इज फिब्रिनोजेंस, फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, एंड सेकंड टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर नोन एज द ग्लोबुलिन्स। ठीक है बेटे, ग्लोबुलिन्स दे आर इन्वॉल्वड इन बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, यानी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड एक्टिविटीज जो है वो इससे एसोसिएटेड है ग्लोबुलिन से। एंड थर्ड वन आर नोन एज द एल्बुमिन्स। ठीक है बेटे, एल्बुमिन्स बॉडी के अंदर कहते हैं कि आयंस जो है उनका भी बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, तो आयोनिक बैलेंस जो है उसको मेंटेन करते हैं, यानी उसका ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेशन है। तो ये क्या करते हैं बॉडी के अंदर, ऑस्मोटिक बैलेंस जो है उसको मेंटेन करते हैं। ठीक बेटे, तो प्रोटीन 3 टाइप के हैं, फिब्रिनोजेंस दे आर रिलेटेड विद द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोएगुलेशन, then globulins are there, globulins they are involved in body defense mechanism, and third one is albumins. Albumins they are related with osmotic balance of ions in your body. All right, उसके बाद वो कहते हैं कि इसके अलावा देखो वाटर प्रेजेंट है, फिर प्रोटीन्स प्रेजेंट है, और उसके अलावा भी छोटी मोटी और चीजें प्रेजेंट है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस आर आल्सो, ठीक है, बहुत सारे आयंस भी प्रेजेंट है ब्लड के अंदर। कौन कौन से हैं ये आयंस, तो दीस आर द सोडियम आयंस, ठीक है बेटे, कैल्शियम आयंस है, इसके अलावा ठीक है मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट है, इसके अलावा बाइकार्बोनेट आयंस है, ठीक है, इसके अलावा क्लोराइड आयंस। तो जब आप लोकोमोशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, मसल्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तब आपको पता लगेगा कि ये सारे आयंस जो हैं इनके मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के साथ, ठीक है, नर्व इम्पल्स जो हैं किस तरह से नर्व इम्पल्स जो है वो प्रोपोगेट होती है उनके साथ, इसका एक रिलेशन है, इसलिए ये ब्लड में प्रेजेंट है। ठीक बेटे, इसके अलावा कहता है कि और भी छोटी छोटी चीजें प्रेजेंट है, तो कुछ इसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज के, ठीक है, कुछ अमाउंट में इसमें अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होती है, और इसके अलावा कुछ छोटे लिपिड्स जो है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखो प्लाज्मा के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो अगर हम ब्लड की बात कर रहे हैं तो ब्लड में प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, और प्लाज्मा जो है इट इज अ स्टॉल लाइक विस्कस फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, और प्लाज्मा जो है 55% जो है ब्लड का कॉन्स्टिट्यूट करता है, और प्लाज्मा में क्या चीजें प्रेजेंट है, तो 90 to 92% उसके अंदर वाटर है, रेस्ट उसके अंदर प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स कौन से हैं, 3 तरह के हैं, फिब्रिनोजेंस क्लॉटिंग से रिलेटेड है, ग्लोबुलिन्स डिफेंस मैकेनिज्म, and third one is albumins which are related with osmotic balance of the body, and beside this it have different type of ions such as sodium ions, chloride ions, magnesium ions, bicarbonate ions, ठीक बेटे, कैल्शियम आयंस। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा कहीं पे याद हो तो कैल्शियम आयंस का भी ब्लड क्लॉटिंग से रिलेशन होता है। ठीक बेटे, इसके अलावा वो कहता है कि ग्लूकोज भी थोड़ा सा इसमें प्रेजेंट होता है, क्योंकि ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर कहते हैं ना, तो इसलिए ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप के नहीं कह सकते आप, सिंपलेस्ट टाइप के लिपिड्स भी प्रेजेंट है, और लिपिड्स और ग्लूकोज के अलावा जो है इसके अंदर अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक बेटे, अब वो कहते हैं कि ब्लड जो है उसके अंदर फिब्रिनोजेंस जिन्हें हम बात कर रहे हैं जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, वो ब्लड की क्लॉटिंग से रिलेटेड होते हैं। कि व्हेनेवर यू गेट एन इंजरी, ठीक है, व्हेनेवर एनी बॉडी ऑर्गन इट गेट्स इंजर्ड और यू आर coming in contact with some accident or trauma, in that situation lot of blood it comes out from your body organ because of that injury. But what you observed after some time, that blood though it flow for a moment, but after that moment it stops at their own, ठीक है, अपने आप ही वो ब्लड रुक जाता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ब्लड के अंदर जो फिब्रिनोजेंस प्रेजेंट है which are present in an inactive form with the help of an enzyme, these fibrinogens they get active and later they converts into thread like structures that seal the injured portion of your body, and these are known as fibrins। ठीक है बेटे, नेम याद आ रहा है, एंजाइम का नेम क्या था जो फिब्रिनोजेंस को एक्टिवेट करता है, इट इज थ्रोम्बिन। ठीक है बेटे, थ्रोम्बिन इज द एंजाइम, और वो भी इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड में पहले प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज प्रोथ्रोम्बिन। और कहते हैं कि थ्रोम्बिन जो है
प्रोथ्रोम्बिन जो है उसको भी एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे 10 से 12 एंजाइम्स, ठीक है, जो थ्रोम्बिन जो है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाते हैं, उसमें भी 10 से 12 एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। सो दिस क्लस्टर ऑफ एंजाइम्स आर नोन एज थ्रोम्बोकाइनेज, इट इज नोन एज थ्रोम्बोकाइनेज। ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा। अब हमारे कि ब्लड का दूसरा जो कंपोनेंट है उसको हम ब्लड सेल्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं। The second component of the blood is known as the formed elements। तो जब भी आपके माइंड में ये वाला वर्ड आता है तो आपने हमेशा समझ जाना है कि ये कुछ और नहीं है, these are the blood cells, ठीक है, और यहाँ पे आप उसको ब्लड कॉर्पस्कल्स भी कह सकते हैं। ओके बेटे, ब्लड सेल कितने तरह के हैं वो भी आपको मालूम है। फर्स्ट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स दे आर नोन एज द रेड ब्लड सेल्स, अभी तक आप उसको रेड ब्लड सेल्स कहते थे, ठीक है। 10th में भी मैंने आपको उसका दूसरा नेम बताया था, दे आर आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, दे आर आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, इसको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। अब वो कहते हैं कि रेड ब्लड सेल्स जो है, क्योंकि अगर उनका नाम ही रेड ब्लड सेल्स है, दिस मींस वो कलर कैसा रखते हैं, वो रेड कलर की सेल्स, दीस आर रेड कलर सेल्स, ठीक है। एंड यू नो दैट एवरी सेल हैव अ न्यूक्लियस, बट दीस रेड ब्लड सेल्स दे आर द नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स, ठीक है, दीस आर द नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, तो न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इनका लाइफ स्पैन भी ज्यादा नहीं है। तो इनका लाइफ स्पैन जो है इन ब्लड सेल्स का, रेड ब्लड सेल्स का कितने डेज का है, तो द लाइफ स्पैन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इज ऑफ 120 डेज, ठीक है बेटे। शेप कैसी है, तो कहते हैं कि शेप इज बाइकॉन्केव शेप, ठीक है, बाइकॉन्केव शेप होती है इनकी। कहाँ पे ये सिंथेसाइज होते हैं आपको मालूम है, सभी सेल्स बोन मैरो में सिंथेसाइज होते हैं, तो दैट बोन मैरो वाला जो पोर्शन है, ठीक है, तो यहाँ पर इनकी सिंथेसिस होगी। तो दिस इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरबीसी, दैट इज रेड बोन मैरो। ओके बेटे, अभी आपको बताया कि रेड कलर जो है इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट, and that pigment is known as, you are studying from 5th to 6th standard से आप पढ़ते आ रहे हैं, this pigment which is a red color pigment is hemoglobin, ठीक है बेटे। पर यहाँ पे हम याद रखेंगे कितना हीमोग्लोबिन है, तो इसे सब बच्चे अंडरलाइन कर लेंगे, 12 to 16 grams of hemoglobin should be expected in a healthy person, ठीक है, but that is not found in the Indian population because most of the Indians they are vegetarian, ठीक है बेटे। तो अगर इंडियंस की हम बात करते हैं तो मेल्स के अंदर if the male has 12 grams of hemoglobin that male can be considered as a healthy one, and females में 10 के आसपास जो hemoglobin है उसको healthy consider कर लिया जाता है because they have reproductive cycles in females, that is menstrual cycle, so some of the blood it get lost due to that cycle, ठीक बेटे। तो 12 to 16 grams of hemoglobin in 100 milliliter of blood, तो 12 से लेके 16 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो एक्सपेक्टेड है 100 मिलीलीटर ब्लड पर, ठीक है। 12 से 16 ग्राम, 16 ग्राम तो कभी नहीं होगा पर 12 ग्राम शुड बी एक्सपेक्टेड। ओके बेटे, दिस इज ऑल अबाउट द आरबीसीज। फिर से सुनेंगे, आरबीसीज आर आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, where they are synthesized in the red bone marrow. What about their shape? Their shape is biconcave shape. And what about their lifespan? 120 days उनका lifespan है because they are the non-nucleated cells. And how much hemoglobin is present, which is a red color pigment, 12 to 16 grams should be expected in a healthy individual. But in Indian population, it is 12 in 100 milliliter of blood. ओके बेटे, एवरेज लाइफ स्पैन मैंने आपको बता दिया 120 डेज का है, तो 120 दिनों के बाद उनकी डेथ हो जाएगी, और 120 दिनों के बाद जब उनकी डेथ हो जाती है तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि स्प्लीन विच इज अ स्मॉल ऑर्गन प्रेजेंट इन योर बॉडी, इट इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल्स, ठीक है। तो जो भी सेल्स की डेथ होती है ना बॉडी में, दैट फाइनली गेट डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन विच इज द ग्रेवयार्ड ऑफ सेल्स, नॉट ओनली फॉर आरबीसीज बट फॉर एवरी टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है बेटे। So this is all about RBCs. Any problem? Yes, बेटे, those students who are sitting at their home, any problem is there? No, ma'am. Okay, very good. साथ साथ अंडरलाइन करते रहेंगे सारे बच्चे।
Okay, to see the next one. These are known as the leukocytes. The leukocytes, they are also known as the white blood cells. Yes, let us see the next one. Second type of the formed elements are known as the leukocytes, and these are commonly known as white blood cells. अब देखो अगर मुझे व्हाइट ब्लड सेल्स कहने हैं तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही होगा कि उनमें रेड कलर ऑफ पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इज देयर। ठीक है, हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, एक चीज और, अगर आपसे पूछा जाता है कि आरबीसीएस कितने होंगे ब्लड के अंदर, ठीक है बेटे, मिलियंस में होते हैं। देखो यहाँ पे 5 मिलियंस to 5.5 मिलियंस तक आरबीसीएस होते हैं आपकी बॉडी में, जबकि ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो थाउजेंड्स में है। ठीक है, तो 6000 से लेके 8000 तक पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में कितने हो सकते हैं ल्यूकोसाइट्स। दूसरी चीज वो कहते हैं कि शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि न्यूक्लिएटेड नहीं है, दीज आर न्यूक्लिएटेड पर शॉर्ट लिव्ड होते हैं ये। उसके बाद देखिए हमारे पास कैटेगरीज कितनी है WBCs की, तो WBCs they are broadly divided into two categories. ठीक है, these may be granulocytes और these may be agranulocytes. WBCs or white blood cells, they are broadly categorized as granulocytes and agranulocytes. ठीक है, तो दो कैटेगरीज के अंदर हमने इनको रखा है। उसके बाद देखिए आप, ठीक बेटे, डेटा हमने याद कर लेना है। 6000 से लेके 8000 तक होंगे, न्यूक्लिएटेड होंगे, लेसर इन नंबर। जहां आरबीसीएस मिलियंस में प्रेजेंट है, यहाँ ये थाउजेंड्स में प्रेजेंट होती है। अब वो कहते हैं कि ग्रैनुलोसाइट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रैनुलोसाइट्स। तीन तरह के हैं, 3 टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स आर देयर। 3 टाइप्स। नंबर 1 न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स इज द फर्स्ट टाइप। नंबर 2 एसिनोफिल्स। ठीक है, अंडरलाइन कर लेंगे, कुछ भी हम बाहर से नहीं, इतने सारा कुछ बुक में दिया हुआ है। एसिनोफिल्स। एंड थर्ड जो टाइप है दैट इज द बेसोफिल्स। ठीक है, तो ग्रैनुलोसाइट्स आर अगेन ऑफ द 3 टाइप्स, न्यूट्रोफिल्स, देन एसिनोफिल्स एंड देन बेसोफिल्स। जबकि ये ग्रैनुलोसाइट्स जो हैं वो सिर्फ 2 ही तरह के हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स ओनली, एंड दिस agranulocytes two types के हैं। देखो, one is monocytes, ठीक है, one is monocytes and second one is lymphocytes. Okay, but granulocytes are of 3 types: neutrophils, eosinophils, basophils, whereas agranulocytes is of only 2 types. Good to see the blackboard. मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, एग्रैनुलोसाइट्स हैं और ग्रैनुलोसाइट्स 3 तरह के हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिनोफिल्स। ठीक, अब सभी के फंक्शन भी अलग अलग है, तो ये आपको अंडरलाइन कर लेना है अपनी बुक के अंदर। देन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट देयर फंक्शन, या फिर कितने नंबर में वो प्रेजेंट है, तो यू मस्ट रिमेंबर कि सबसे ज्यादा जो अमाउंट में प्रेजेंट है वो कौन से हैं। देखो यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ सेल्स, 60 to 65% in the total WBCs. And what is present in least amount? You must remember it is the basophils. ठीक है, only 0.5 to 1% present in the total WBCs. ठीक बेटे, आपको कहते हैं कि न्यूट्रोफिल्स की अगर हम बात करते हैं और न्यूट्रोफिल्स के साथ मोनोसाइट्स, ठीक है, तो ये ग्रैनुलोसाइट है और एक ग्रैनुलोसाइट का कंपोनेंट है। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स का फंक्शन क्या है? दे आर फेगोसाइटोटिक इन नेचर। दे आर फेगोसाइटोटिक इन नेचर।
ठीक है, फेगोसाइटोसिस in nature. What is phagocytosis? Phagocytosis अगर सेल ईटिंग, ठीक है बेटे, सेल जो है वो ईट करता है, खाता है, क्या खाएगा, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो कि फॉरेन है, ठीक है, समटाइम्स द फॉरेन सब्सटेंसेस इट एंटर्स इनटू योर बॉडी और सेल को ऐसा लगता है कि इट इज नॉट beneficial for your body, it can cause harm to your body. So in that situation, specific cells, types of cells are there. These are the neutrophils and the monocytes, and they are involved in the process of phagocytosis. Okay बेटे, इसके अलावा देखिए दूसरी वो कहता है कि कई बार, ठीक है, आपकी बॉडी जो है वो कुछ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस शो करती है, ठीक है, कोई बॉडी आर्म जो है या कोई भी बॉडी ऑर्गन जो है उसमें क्या आपको नजर आने लगती है, इन्फ्लेमेशन नजर आने लग जाती है। इन्फ्लेमेशन से आप समझ सकते हैं कि इट इज स्वेलिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन एंड सम इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्सेस आर शोन बाय योर बॉडी, और ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस जो है दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय these cells which are known as basophils, ठीक है बेटे, तो ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस जो है उस तरह ये कुछ खास तरह के केमिकल्स रिलीज करते हैं, और ये केमिकल्स कौन से हो सकते हैं, सेरोटोनिन, ठीक है बेटे, हिस्टामिन हो सकते हैं, देखो सब कुछ दिया हुआ है बुक के अंदर, पैराग्राफ में नीचे से देखिए सेकंड लाइन है हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड, ठीक है, तीनों आपने अंडरलाइन कर लेने हैं, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन and heparin. So what is the function of basophils? Basophils, they produce inflammatory responses when any swelling of your body organ takes place by releasing certain type of chemicals, and these chemicals are serotonin, heparin and histamine. Okay bete, this is clear? All right. Yes. उसके बाद देखिए बेटे वन अनदर सेल दैट इज द कंपोनेंट ऑफ W बेसिस एसिनोफिल्स, ठीक है, एसिनोफिल्स जो है वो किससे रिलेटेड होते हैं, क्या उनका फंक्शन है एसिनोफिल्स का, तो यू मस्ट रिमेंबर दैट दीस एसिनोफिल्स दे कॉज रेजिस्टेंस टुवर्ड्स वेरियस डिसऑर्डर्स दैट अकर इन आवर बॉडी, ठीक है, तो उसमें कहता है कि ये रेजिस्टेंस शो करते हैं, instead of cause you can write it shows a resistance towards infections, कई बार आपको कोई इन्फेक्शन हो जाती है तो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस शो करते हैं, sometimes you visit a place and that your body cannot considered as a favorable one, so your body is showing some abnormal type of responses and these are known as the allergic reactions, ठीक है, तो कई बार आप किसी हिल स्टेशन पे चले जाते हैं, आप व्हाट यू ऑब्जर्व some temporary symptoms they are shown by your body immune system, you are continuously sneezing at that place, ठीक, या वॉमिटिंग की फीलिंग होने लग जाती है बहुत सारे लोगों को जब वो हिल स्टेशन पे जाते हैं, तो सच टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ द इम्यून सिस्टम आर नोन एज द एलर्जिक रिएक्शंस। तो आपने याद रखना है कि एसिनोफिल्स जो है वो इन्फेक्शंस जो हैं उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करते हैं, दे आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस व्हेन यू विजिट अ न्यू प्लेस वेयर योर बॉडी इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, ठीक बेटे, क्लियर यहाँ तक सभी बच्चों को। उसके बाद देखो पीछे वाले पेज पे आइए, वहां पे आपको उसने लिम्फोसाइट्स के बारे में बताया हुआ है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया लिम्फोसाइट्स के बारे में कि वी हैव टू टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड दीस लिम्फोसाइट्स they are the B lymphocytes or the T lymphocytes. So when you enter in your 12th standard, then I will teach you that these T and B lymphocytes they are related with, ठीक है बेटे, एक चीज बस और याद रखेंगे lymphocytes के बारे में, तो lymphocytes are of two types, these may be the B lymphocytes, so always remember we have two types of immune systems in our body, ठीक है, one type of immune system is known as the humoral immune system, ठीक है, you have heard the term antibodies, ये वर्ड आपने सुना होगा है बेटे, तो कई बार वो कहता है कि बॉडी के अंदर कुछ पैथोजेंस एंटर हो जाते हैं जिनको हम एंटीजेंस कहते हैं,
So whenever these antigens they enter into your body, specific type of proteins known as antibodies, they are produced at a larger amount. So these antibodies, they are actually the component of the humoral immune system, and for the elicit of this immune system, the type of cells which are involved are the B lymphocytes. ठीक बेटे, तो ये अच्छे से याद रखेंगे कि ह्यूमरल इम्यून सिस्टम के चीफ कंपोनेंट्स जो हैं वो एंटीबॉडीज होती हैं, and these antibodies are actually the type of proteins they are produced in your body when some antigen or pathogen enters into your body. So these B lymphocytes, ठीक है, they produce colony of cells which are actually the antibodies or proteins, and they fight against that antigen and finally kill the antigen. तो कई बार आप बीमार पड़ जाते हैं और आपको फीवर हो जाता है, तो उस समय आपके बॉडी सेल्स जो है वो फाइट कर रहे होते हैं उस फॉरेन सब्सटेंस से जो आपकी बॉडी में एंटर कर चुका है। वो कोई पैथोजन हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो सकता है। ओके बेटे, इसके अलावा वो कहते हैं कि another type of lymphocytes they are known as the T lymphocytes. So as I have already discussed, these T lymphocytes, though their synthesis takes place in the bone marrow, but later in the later phase of their lifespan they shifted towards the thymus gland. That's why they are known as T lymphocytes. So always remember these T lymphocytes, they are related with the cell mediated immunity. ठीक है, तो याद रखिए, यहाँ से हम 1 मार्क क्वेश्चन डाल सकते हैं आपको कि बी लिम्फोसाइट ह्यूमरल इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, एंड टी लिम्फोसाइट्स दे आर रिलेटेड विद सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब सब बच्चे सोच रहे होंगे कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है। तो देखो बेटे, when sometimes surgery of your body organ takes place, ठीक है, for example there is a case of a kidney failure and we have to implant a new kidney